ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि गणपत हवलदार का साड़ू गणपत के नाम से उघाई कर रहा था कि हवलदार का साड़ू हूँ, मेरे से पैसे लोगे। सब्जी लेने जाए सब्जी फ्री में लिया है, राशन लेने जाए राशन फ्री में लिया है। कुलकर्णी ने देख लिया और सभी दुकानदारों को इकट्ठा करके अपने वाड़े पर बुला लिया। सभी ने साड़ू के खिलाफ तो गवाही दी कि हाँ जी हमें परेशान करा, लेकिन गणपत के खिलाफ किसी ने नहीं कि गणपत तो बहुत भला आदमी है, मदद करता है सभी की, कोई बात नहीं। कुलकर्णी ने गणपत को बुला भेजा अपने वाड़े पे, सारा किस्सा सुनाया, लेकिन किसी भी दुकानदार ने गणपत के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही। गणपत ने कुलकर्णी से कहा, कुलकर्णी सरकार, मैं माफी चाहूंगा और दोषी को सजा अवश्य मिलेगी, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और जो दुकानदारों से को उसने पैसे दिए कि भाई आपस में बांट लेना, जिसके जितने जितने पैसे, एक मुश्त तुमने 50-100 रुपये दे दिए कि भाई ये मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर रहा हूँ और आगे से ऐसा नहीं होगा और उसको सजा मिलेगी। गणपत पहुँचते हैं घर पहुँचकर अपने साड़ू को 2-4 भली बुरी कहते हैं और वो उसकी सुनता नहीं। उसने उनके ऊपर सरकारी रसीद 36 रुपए की सरकारी रसीद फाड़ दी कि ये जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा, नहीं तो या तो जुर्माना भरो या दुकानदारों से चलकर माफ़ी मांगो। उसने साड़ू ने जो था दुकानदारों से माफ़ी मांगने की जगह जुर्माना भरना पसंद किया। जुर्माना भर के रसीद लेके 36 रुपए की और अपना बोरिया बिस्तर समेट के कि हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे, और वहाँ से निकल लिए। पति पत्नी दोनों निकल लिए। रास्ते में मिल गए कुलकर्णी सरकार, बुरा भला कहते हुए जा रहे थे कि कैसे रिश्तेदार हैं ये वो। कुलकर्णी ने सुन लिया और मौके का फायदा उठाया। कुलकर्णी ने वापस उनको घेरा कि क्या बिना अपने अपमान का बदला लिए जाओगे। इस तरह से घेर कर उन्हें अपने वाड़े पर ले गया। वाड़े पर कोई अपने जालसाज व्यक्ति को बुलाया, रसीद देखी, रसीद के अंदर जो राशि छपी हुई थी उस राशि को 36 की जगह 66 में तब्दील कर दिया। उसके ऊपर 3 के अंक के ऊपर 6 का अंक चिपका कर रसीद की डुप्लीकेट कॉपी गणपत के पास मौजूद थी। वो उसने अपनी जेब में रख ली थी कि जाकर चावड़ी में जमा करा देगा। लेकिन कुलकर्णी ने रसीद देकर उसके साड़ू को कहा, ले अब तो मेरे पास उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी कि जी मुझे ऐसे ऐसे ठगा, मेरे से 66 रुपये जुर्माने के वसूले, जबकि 36 रुपये बनते हैं। उसने कुलकर्णी के पास रिपोर्ट करी। कुलकर्णी की साजिश थी और कुलकर्णी ने सीधे कलेक्टर ऑफिस शिकायत भेज दी कि जी जो हवलदार आपको छोड़कर गए हो वह गुमराह कर रहा है और रसीद इतने की दे रहा है जबकि इतना जुर्माना नहीं बनता। शिकायत कलेक्टर ऑफिस में पहुंची तो कलेक्टर साहब साथ में ही थाने के इंचार्ज दोनों को लेकर शिरडी आ गए। कलेक्टर साहब जाके बैठे चावड़ी में और थाना इंचार्ज जो थे वो गणपत को ढूंढने के लिए गांव में पुलिस बल के साथ निकल लिए। रास्ते में गणपत मिले। गणपत ने पूछा, अरे भोसले साहब आप यहाँ कैसे?
भोसले साहब ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ शिकायत, गबन की शिकायत गई है कि तुम सरकारी राशि में से गबन कर रहे हो, कि जुर्माना इतना नहीं बनता जो कि तुमने लिया, और तुम्हारे गबन की शिकायत है, और तुम्हें चलो चावड़ी, कलेक्टर साहब चावड़ी में बैठे, तुम्हें चावड़ी बुलाया। चावड़ी चले गए। चावड़ी में और भी लोग जमा थे और गणपत के पीछे पीछे लगभग पाटिल जी, मालसापति जी, और जो दुकानदार थे उनमें के 2-4 दुकानदार, गणपत की पत्नी, मतलब काफ़ी लोग गांव के जमा हो गए। उधर बाबा किसी के यहाँ भिक्षा लेने पहुंचे। वो बाबा से कह बैठी, साईं मेरा घर देखना बहुत छोटा है, भिक्षा देने आ रही थी, पैर लड़खड़ाया किसी चीज़ में और वो भिक्षा के जो अनाज लेकर आ रही थी वो सारा बिखर गया। कि साईं मेरा घर बहुत छोटा है, देखना कितनी तंगी हो रही है, एक भतीजा है जो मेरे साथ रहता है और ठीक से गुजारा भी नहीं होता, एक ही कमरा है। बाबा ने कहा क्या तुम्हारा मैं कमरा देख सकता हूँ? हाँ साईं जरूर देखो। बाबा उसके कमरे में गए, पूछा कि तुम्हारे बकरी पाल रखी है? कि हाँ। कितनी है? कि 4। एक बकरी लेकर आना। एक बकरी ले आई। अब दूसरी लेकर आना, दूसरी ले आई, अब तीसरी लेकर, ऐसे करके एक एक करके बाबा ने 4 बकरी बांध दी उसके कमरे के अंदर। कमरे के अंदर 4 बकरी बांध दी। उसके बाद वो कहने लगी साईं अब तो घुटन सी महसूस हो रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बाबा ने कहा अच्छा चलो एक बकरी बाहर बांध के आओ। उसके बाद अब दूसरी बांध कर आओ, अब तीसरी बांध। इस तरह से 4 बकरियां वापस बांधवा दी। तब वो कहने लगी हाँ साईं अब तो थोड़ी राहत सी महसूस हो रही है कमरे में, अब तो जगह सी दिखाई दे रही है। बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है, कमरा तुम्हारा वही है, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है। इतना ज़रूर है कि तुम्हें पहला कमरा भरा हुआ दिखाई दिया बकरी के बाद, और बकरी के बाद तुम्हें खाली दिखाई दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, और सुकून के साथ रहो। उधर चावड़ी के अंदर कार्यक्रम चल रहा था। गणपत बाबू अपनी सच्चाई देने में कह रहे, लेकिन उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उसका साड़ू भी, साली भी, दोनों के दोनों कि हाँ इन्होंने हमसे 66 रुपये ही लिए, जबकि हेरा फेरी कराई थी कुलकर्णी ने अपने वाड़े में बैठा। वहाँ कुलकर्णी भी मौजूद, कुलकर्णी को गांव का मुखिया होने के नाते कुलकर्णी को भी बुला लिया गया। कलेक्टर साहब को गणपत ने रसीद दी, सरकार देखो मैंने तो 36 रुपये इससे लिए थे जुर्माने के, और वो रसीद भी अभी मेरी जेब में पड़ी है, और वो रसीद मैं जमा करने वाला था कि लेकिन सुबह का वक्त था इसलिए मेरी जेब में ही पड़ी है। कोई बात नहीं। उसने, साड़ू ने उसके अपनी रसीद निकाल के दी कि देखो ये है रसीद जो इसने मुझे दी थी। रसीद देखी, किसी की समझ में नहीं आया। कागज इतना बारीक चिपकाया था, उस 3 के अंक के ऊपर 6 का अंक का कागज चिपकाया था, जो कि आसानी से दिखाई नहीं देता था। बाबा इन सब चीज़ों को सुन रहे थे, देख रहे थे। वहाँ पर उस महिला के घर में खड़े हुए बाबा ने उस महिला की खिड़की थी वो खोल दी। उसके घर में रोशनी बिखरी और उसे अपना टूटा फूटा सामान नजर आया। वो कहने लगी बाबा से, साईं ये टूटा फूटा सामान बेकार में पड़ा है, मेरी तो अंधेरे की वजह से नज़र ही नहीं पड़ी, और रोशनी आई तो मुझे दिखाई दिया, ये सब बाहर निकालूंगी, फेंकूंगी तो घर में और जगह हो जाएगी। बाबा ने कहा ठीक, बिल्कुल जगह हो जाएगी। और बाबा उससे बात ही कर रहे थे, वो इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंख से आंसू टपकने के लिए तैयार हो गया। कहने लगी साईं मैं तो आज आपको भिक्षा में भी नहीं कुछ दे पाई, जो अनाज देने जा रही थी वो भी जमीन में बिखर गया, अब जमीन का बिखरा हुआ अनाज तो मैं दे नहीं सकती। बाबा ने कहा कि तुम कुछ ना देते हुए भी बहुत कुछ दे रही हो मुझे, ये जो तुम्हारी आंखों से अनमोल आंसू बह रहे हैं, वह एक आंसू की एक बूंद मुझे दे दो। बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया, उनकी आंख पर, उन महिला की आंख पर लगाया और आंसू की बूंद अपनी उंगली पर ले ली। इधर तो बाबा ने उस महिला की खिड़की खोली
उधर चावड़ी के दरवाजे अपने आप हवा के झोंके से खुल गए और इतनी तेज रोशनी आई चावड़ी के अंदर कि कलेक्टर साहब हाथ में जो नकली रसीद, उसके साड़ू की दी हुई रसीद पकड़े बैठे थे, उसके ऊपर एक पानी की बूंद आकर गिर गई। और बूंद भी ऐसी जगह टपकी जहां वो कागज चिपका हुआ था, क्योंकि ये खेल रचा हुआ बाबा का था। उधर बाबा ने उसके आंख से आंसू की बूंद ली और उसको जमीन में गिराई। वो जमीन में बूंद गिरी, इधर वहां जमीन में बूंद गिरी, उधर उस रसीद के ऊपर वो बूंद आकर गिरी और वो कागज जो था वहां से गल गया, कागज गल गया। और जैसे ही रोशनी की चमक से हर कोई बाहर निकला, नजर कलेक्टर साहब की उस रसीद पे पड़ी। उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा भोसले देखना जरा इसके ऊपर रसीद को ध्यान से देखो रोशनी में। भोसले ने देखा, भोसले ने जो उसके ऊपर का कागज था, पानी की बूंद पड़ने से वो छूटने की स्थिति में आ गया, उसने उसे छुटा दिया। नीचे 36 रुपये बराबर जो गणपत ने लिए थे जुर्माने की राशि, वो लिखी हुई नजर आई। अब तो कलेक्टर साहब ने गणपत को बाइज्जत रिहा किया। गणपत, हमसे भूल हुई, जो हमने तुम्हारे ऊपर शक किया, लेकिन हम मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो तो ऊपर वाले का कुछ चमत्कार। इधर गणपत को अरेस्टिंग की नौबत आ गई थी। सारे साक्ष्य जो थे गणपत के खिलाफ थे, क्योंकि वो जो रसीद उसका साड़ू दिखा रहा था, उस पर यह पहचानने में नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर कुछ हेरा फेरी की गई है। वो तो बाबा के चमत्कार से उसके ऊपर जो कागज चिपका हुआ था, वो पानी की बूंद गिरी और रसीद पे से कागज छूट गया। गणपत ने को छोड़ दिया गया और पकड़ने की बारी आई साड़ू की। उधर कुलकर्णी सरकार वहां से जब उनकी चोरी पकड़ी जाती नजर आई और वो साड़ू कुछ बोलने के लिए हुआ, तो उसके ऊपर चढ़ गए कि तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, बहुत तुम्हारी झूठी कहानी सुन ली, इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए, कोई बात मत सुनना, ये आगे भी जो बोलेगा झूठ बोलेगा, क्योंकि आगे भी जो उसने बोलना था वो कुलकर्णी का चिट्ठा खोलना था। इसलिए कुलकर्णी वहाँ से उठ के भाग लिए कि सरकार, अब तो कलेक्टर साहब मेरी तो जरूरत खत्म हो गई, असली मुजरिम पकड़ा गया, मैं चलता हूँ। उधर उसका साड़ू गणपत के पैरों में बैठ गया, मुझे क्षमा कर दो, जबकि कलेक्टर साहब की इच्छा थी कि इसे जेल भेज दिया जाए, एक पुलिस वाले के ऊपर गमन का झूठा आरोप लगाने। गणपत ने कहा कि सरकार, आपसे विनती है, मैं इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहता, और आप अगर चाहें तो इसे माफ़ करके यहाँ से जाने दें। कलेक्टर साहब भी भले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। उन्होंने उसको छोड़ दिया और गणपत ने अपने घर की ओर रवानगी की। पति पत्नी दोनों वहीं मौजूद थे। पत्नी को वहाँ बैठाकर घर में जहाँ कमरा दिला रखा था, गणपत पत्नी से कहने लगा, मुझे किसी का शुक्रिया अदा करके आना है, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में तुम घर पर ही मेरा इंतजार करो। गणपत दौड़े दौड़े सीधे द्वारका माई पहुँचे और बाबा के कदमों में बैठ के कि साईं, आप जैसा कहेंगे वही करूँगा, और मैं अपने पद से, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और आज से मैं सिर्फ, कल मैं कल्याण जाकर कलेक्टर साहब के ऑफिस में अपना इस्तीफा जमा कराऊंगा, और कल से मैं सेवानिवृत्त होकर अपने भक्ति योग में, गाने बजाने में, जो मेरा आपने कार्य निश्चित किया है उसमें पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। मैंने आपसे मना किया था कि साईं ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, नहीं साईं, आप जैसा कहिए मैं वैसा करूँगा, और ये मैं आपके अपना इस्तीफा आपके चरणों में रखकर शपथ लेता हूँ कि मैं आज से नौकरी ना करके अपना जो गाने का मेरा शौक़ है उसी को पूरा करूँगा, उसी से रोजी रोटी कमाने का आश्रय ढूंढूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से निकल लिया। गणपत वहाँ से निकल लिया, अपने घर आया, अपनी पत्नी को बताया। पत्नी तो पहले ही उसको आज़ाद कर चुकी थी,
कि भाई तुम जैसे चाहो, मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं बनूंगी। तुम्हारा जनता का सहयोग, तुम्हारा आवाज़ सुनकर मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, गणपत बाबू तो जाने की तैयारी कर रहे हैं कल्याण। इधर गांव के अंदर नई घटना के एक परिवार के कुछ सदस्य, माँ बाप, बेटा बेटी, बच्चा, सबको किसी बदमाश डाकू ने खींच कर बाहर लाकर खेत में बैठाल दिया और उनके ऊपर तलवार तान रखी है और घर का सामान लूटने की तैयारी में है। कौन है ये डाकू, ये अगले अंक में बताएंगे, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता। हम भी इसकी खोज करते हैं कि कौन था ये डाकू। क्या गणपत का इस्तीफा स्वीकार हो गया? आगे गणपत ने क्या किया? साथियों, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।